तो देखिए, सोनम वांगचुक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सोनम वांगचुक का नाम लद्दाख में शिक्षा सुधार और पर्यावरण की रक्षा के उपायों के लिए बहुत चर्चित रहा है, लेकिन बीते कुछ सालों से वो राजनीतिक मांगों को लेकर भी सक्रिय रहे हैं। लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने के साथ ही उठी अनुसूची यानी कि छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर पिछले 5 सालों से आंदोलन जारी है। अब यह आंदोलन हिंसा का रूप ले चुकी है। कल लेह में हुई हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई, करीब 1 दर्जन वाहन फूके गए, जिसमें सीआरपीएफ और पुलिस की गाड़ियां भी शामिल हैं। उनके अनशन के दौरान ऐसी हिंसा भड़की कि 4 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हिंसा की ये आग इतनी तेज फैली कि बीजेपी के दफ्तर में भी तोड़फोड़ हुई और आगजनी की गई। कई जगहों पर आगजनी की गई, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, पत्थरबाजी की गई। इसके बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया। 35 दिन के अनशन को 15 दिन में खत्म किया है और कहा कि हिंसा के चलते उनके आंदोलन का उद्देश्य कमजोर हो गया है। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं हुआ है। सोनम वांगचुक को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं और सोनम वांगचुक पर सीबीआई ने जो शिकंजा कसा है, आखिर क्यों? सोनम वांगचुक के संस्थान के खिलाफ विदेशी फंडिंग को लेकर सीबीआई पिछले 2 महीने से जांच कर रही है। और अब देखिए, सोनम वांगचुक पिछले 15 दिनों से अनशन पर बैठे थे। 35 दिनों का अनशन, लेकिन 15 दिन में खत्म हुआ। सीबीआई सोनम वांगचुक और उनकी संस्था के खिलाफ विदेश से फंडिंग की जांच कर रही है। अभी कुछ दिनों पहले सोनम वांगचुक पाकिस्तान भी गए थे। इसको लेकर एक बड़ी खबर यह भी है कि सोनम वांगचुक ने इसी साल 6 फरवरी, जिसका मैं जिक्र कर रही थी, उस दिन पाकिस्तान गए थे। और इन सब के बाद सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार वांगचुक पाकिस्तान क्यों गए थे? क्या ये हिंसा सुनियोजित थी? लेह को जलाने की कट्टर साजिश की गई थी? क्या सच में हिंसा भड़काने के लिए विदेशों से फंडिंग आई है? इन तमाम चीजों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने के साथ ही छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर पिछले 5 सालों से जारी आंदोलन अब हिंसक हो उठा है। 4 लोगों की इस हिंसा में जान चली गई। 1 दर्जन से करीब वाहन फूके गए, तोड़े गए हैं। जो भी लद्दाख में हिंसा और आगजनी की तस्वीरें और वीडियो देख रहा है, वो सब हैरान हो रहे हैं, क्योंकि लद्दाख और लद्दाखियों को शांत प्रकृति का माना जाता है। साल 1989 के बाद लद्दाख का ये सबसे हिंसक दिन माना जा रहा है। पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग की जा रही है। संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग भी इसमें शामिल है। 10 सितंबर से भूख हड़ताल भी जारी है। सोनम वांगचुक ने हड़ताल का ऐलान किया था। 35 दिनों की हड़ताल का पूरा प्लान था। भूख हड़ताल में 15 लोग शामिल हुए थे। हड़ताल के दौरान 2 लोगों की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और नाराज लोगों ने हल्ला बोल दिया। इस हिंसा को बेशक अचानक कहा जाए, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से वहां स्थानीय और बाहरी के मुद्दे को तूल दिया जा रहा है, जिसके चलते ये सवाल भी अब उठने लगा है कि हिंसा भड़की नहीं, बल्कि अरब स्प्रिंग और नेपाल के जनरेशन Z जैसे स्थितियां पैदा करने के लिए भड़काई गई हैं। लेह में हिंसक प्रदर्शन हुआ। गुस्साई हजारों की भीड़ अचानक उग्र हो गई। उग्रता इतनी थी कि बीजेपी ऑफिस में भी आगजनी की गई। गाड़ियों में पथराव किया गया और आग लगाई गई। हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई, जबकि 70 से ज्यादा घायल हैं। 32 सुरक्षा कर्मी भी घायल हुए हैं। यहाँ तक कि स्थिति तो अब यह है कि BNS की धारा 163 पूरे एरिया में लागू कर दी गई है। हिंसा के लिए सरकार ने वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया। सरकार ने कहा कि वांगचुक के भाषण ने युवाओं को हिंसा के लिए उकसाया। गृह मंत्रालय ने बुधवार को ये दावा करते हुए कहा है कि अरब स्प्रिंग और नेपाल के जेनजी प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए वांगचुक ने लोगों को गुमराह किया। वहीं इस पूरे मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। सोनम वांगचुक पर सीबीआई ने शिकंजा कस दिया है। सोनम वांगचुक के संस्थान के खिलाफ विदेशी फंडिंग को लेकर सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। सीबीआई सोनम वांगचुक और उनकी संस्था के खिलाफ विदेश से मिली फंडिंग की जांच कर रही है। ये जांच पिछले 2 महीने से चल रही है। उन पर अवैध तरीके से विदेश फंडिंग लेने का आरोप है।
सोनम वांगचुक ने इसी साल 6 फरवरी को पाकिस्तान की यात्रा की थी। उसे लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अभी विदेशी फंडिंग को लेकर पिछले 2 महीने से उनके खिलाफ जांच चल रही है, लेकिन अभी तक केस दर्ज नहीं हुआ है। सोनम वांगचुक के संस्थान के खिलाफ सीबीआई की जांच चल रही है। सीबीआई विदेश से मिली फंडिंग को लेकर जांच कर रही है। वांगचुक पर अवैध तरीके से विदेश से फंडिंग लेने का आरोप है। 6 फरवरी को पाकिस्तान गए थे वांगचुक। लगातार सोनम वांगचुक के पाकिस्तान दौरे पर सवाल उठ रहा है। ये बात किसी के भी समझ के परे है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 6 अक्टूबर को लेह एपेक्स बॉडी और केंद्र सरकार के हाई पावर कमेटी की बैठक से पहले हिंसा भड़क उठी। एलएबी के नेताओं के बयान भड़काऊ हो उठे। क्या ये हिंसा सुनियोजित थी? लेह को जलाने की कट्टर साजिश की गई? क्या सच में हिंसा भड़काने के लिए विदेशों से फंडिंग की गई है? इन तमाम मामलों की अब जांच होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो ये रिपोर्ट देखी आपने, और आपने अच्छे से देखा कि इस रिपोर्ट में जिस तरीके की तस्वीरें जो लेह को जलाने की कोशिश बिल्कुल आपको नेपाल की याद दिला रही होगी। नेपाल में जिस तरीके से जेनजी ने प्रदर्शन किया, हिंसक प्रदर्शन किया, गाड़ियों में आगजनी की, मंत्रियों और नेताओं को आग के हवाले कर दिया। कई लोग ऐसे थे जो इसका शिकार हुए और मैं 36 घंटे में तख्ता पलट हो गया। प्रधानमंत्री जो ओली थे उनको इस्तीफा देना पड़ा, यहां तक कि मंत्रियों को अपनी जान बचाकर इधर उधर भागना पड़ा। सेना ने कई को छुपा दिया था। ऐसी ही तस्वीर बिल्कुल देखिए लेह से सामने आई है। वही गाड़ियां हैं जिनको क्षतिग्रस्त किया गया है, देखिए इनके शीशे टूटे हुए हैं। लगातार आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जवान इस वक्त सड़कों पर गश्त लगा रहे हैं और बीएनएस की धारा 163 लागू की गई, यानी कि कर्फ्यू लागू किया गया है। सड़कों पर लोग आज आपको कम नजर आएंगे, लेकिन देखिए ये भी है कि जिस तरीके से कल लेह को जलाने की कोशिश की गई और जिस तरीके से ये तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जरा समझिए कि कल लेह में जो युवा सड़क पर उतरे अपने प्रदर्शन को लेकर, आखिर इनके मन में ये हिम्मत कहां से आई कि उन्होंने ये आगजनी की, आगजनी, तोड़फोड़, यहां तक कि सीआरपीएफ के जवानों की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। प्रशासन की ओर से तमाम कोशिशें तो की गई इसको पूरे मामले को सुलझाने में, लेकिन इस पूरे हमले में, इस पूरे हिंसा में अब तक 4 लोगों की जान गई है। अब सोचने की बात कि आखिर इन 4 लोगों की जान जो गई है इसका जिम्मेदार कौन है। चर्चा आज इसी पर होगी। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जो बहुत ही प्रखरता के साथ अपनी बात रखते हैं, मनीष पांडे जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं और थोड़ी देर में कांग्रेस के प्रवक्ता यश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ेंगे। मनीष पांडे जी, ये जो कल लेह की तस्वीरें आपने देखी और लेह को सुलगाने की कोशिश हुई, बिल्कुल नेपाल से मिलता जुलता है। हालांकि लेह में हमारी प्रशासन और हमारी सेना इतनी सक्षम थी कि उन्होंने इस पूरे मामले को थोड़ी देर में कंट्रोल कर लिया, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर एक साजिश, जैसा कि आप लोग बता रहे कि ये बड़ी साजिश थी, अगर ये साजिश रची गई तो आखिर आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है कि इस साजिश को लेकर आप लोगों को कोई इनपुट नहीं मिला और एक बड़ा ये जो पूरा हिंसा था, प्रदर्शन था, ये हमें देखने को मिला। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि पिछले 10-11 वर्षों में जो देश के हालात जिस प्रकार से बदले हैं, जिस प्रकार देश के अंदर जब सीरियल बम ब्लास्ट होते थे घरों से निकलना मुश्किल होता था, आज की तारीख में 10 से 11 वर्षों में अगर वो बिल्कुल 100% अगर कम गया। प्रधानमंत्री पैदल 4-4, 3-3 घंटे चलते हैं किसी की शव यात्रा में, और गृह मंत्री जो है तो घटना घटने के तुरंत बाद, कुछ घंटों के बाद कश्मीर जैसे सेंसिटिव एरिया में और पहुंच जाते हैं उन पहाड़ियों घाटियों के बीच में। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा खुफिया है, जो उस पर सवाल उठाना, मुझे लगता है कि वो गलत होगा। हाँ, ठीक है, कहीं कहीं कभी कभी कुछ सूचनाएं, कुछ खबर उन तक नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से कुछ घटनाएं हो जाती है, रुक नहीं पाती है। अब देखिए, जहां तक आपने देखा होगा आर्टिकल 370 के बाद जो लोग आज लेह लद्दाख की बात करते हैं, उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा कि जम्मू कश्मीर से लेह लद्दाख को कभी भी उसको अलग उसकी अपनी पहचान दी जाएगी। कभी किसी ने सब कल्पना नहीं किया था। आर्टिकल 370 की बात तो सभी लोग करते थे, मीडिया से लेकर राजनीतिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बात होती थी, लेकिन कभी भी लेह लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा, ये इस बात की कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी ने उसकी कल्पना रखी और लेह लद्दाख और ज्यादा कैसे विकसित हो सके, उस पर और ज्यादा विशेष ध्यान कैसे दिया जा सके, उसके हक का, उसके हित का जो फंड आता है पूरे कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर, उसमें उसकी उचित भागीदारी हो, इसके लिए उसको यूनियन टेरिटरी बनाकर उसके विकास के लिए दिनों दिन काम किया गया है।
ये बात सभी लोग जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब आज की तारीख में जो चीजें हो रही है, जिसके द्वारा हो रही है, जिस प्रकार से प्रायोजित है, हम सभी लोग जानते हैं, यह बोलने की जरूरत थोड़ी है। ठीक है मनीष पांडे जी, आप आपके पार्टी के नेता ही बता रहे हैं कि ये पूरा सुनियोजित था। पांडे जी, आप लोग ही बता रहे हैं कि ये जो पूरा हिंसा किया गया है और युवाओं को भड़काया गया, ये सुनियोजित था। आखिर किस पॉइंट पे ये बात आप कह रहे हैं? आपके पास कोई सबूत है, आपके पास कोई इनपुट है इस चीज को लेकर कि ये सुनियोजित था, या फिर अब आरोप प्रत्यारोप करने हैं तो हमने कह दिया कि सुनियोजित ये पूरा प्रदर्शन था? नहीं, मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि देखिए, जो व्यक्ति जिसके नेतृत्व में सारी चीजें होती है, घटनाएं होती हैं, उनका हाल के दिनों में पाकिस्तान का दौरा, सबसे बड़ी बात यह है। देखिए, आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान जाता है और आता है, और उसके बाद उसके नेतृत्व में कोई आंदोलन होता है या कोई इस प्रकार की घटना घटती है, तो वैसे भी स्वाभाविक तौर से वह सवालों के घेरे में आ जाता है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता यश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। यश जी, आपका बहुत स्वागत। और ये जो प्रयोजित, जिसको बीजेपी कह रही है कि सुनियोजित प्रयोजित दंगा करवाने की कोशिश लेह में की गई है, इस पर सबसे पहले यही मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो आप लोग कह रहे हैं कि पहले से सरकार ने कोशिश नहीं की, बातचीत नहीं की, जिसके वजह से ये दंगा हुआ, बीजेपी कह रही है कि प्रायोजित था, आखिर क्यों? और ये जो सोनम वांगचुक को लेकर तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही, इस पर पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सुचित्रा जी, सोनम वांगचुक 2019 में 370 का जो एक क्लॉज एब्रोगेट हुआ है, पूरा 370 एब्रोगेट नहीं हुआ है। सबसे पहली बात तो ये सिर्फ एक क्लॉज एब्रोगेट हुआ, जिसके कारण इन लोगों के दोस्तों को वहां जमीन खरीदने की फैसिलिटी मिल गई, और इन्होंने उसके बाद आमतौर पे यूटी को स्टेट बनाने की कवायद होती है, यहाँ स्टेट को यूटी बना दिया गया और लद्दाख लेह को अलग कर दिया गया। उसके बाद इन लोगों ने ये किया है, और यही सोनम वांगचुक जब इनका समर्थन करते थे तो ये बहुत अच्छे लगते थे, आज ये बुरे लग रहे हैं। अब भाजपा के सज्जन ने जो बात कही, उसका मतलब यह है कि देश का हर वर्ग इनकी सत्ता होने के बावजूद किसी और के प्रभाव में आके इनके खिलाफ खड़ा हो जाता है, और ये जो महान हर घर में इन्होंने एक रॉकेट खड़ा कर दिया है ले जाके, वो सब भूल भाल के और विरोध प्रदर्शन करने में लग जाते हैं। और ये इतने निकम्मे हैं कि इनसे कोई भी विरोध सहन नहीं होता, इनसे कोई भी स्थिति संभाली नहीं जाती। आप किसान आंदोलन को ले लीजिए, आप मणिपुर को ले लीजिए, 2.5 साल से चल रहा है, महिला पहलवानों को ले लीजिए, देश में कितनी ही जगहों पर पीछे नहीं चलते हैं ना जश जी, काम पीछे नहीं चलते हैं। पिछले दिनों हमने नेपाल देखा, नेपाल में जेंजी का प्रदर्शन, उसके बाद राहुल गांधी के पोस्ट में जेंजी शब्द का मेंशन, और अब एक बार ले में यही सेम चीज हमें देखने को मिली। कहीं ना कहीं भड़काने का प्रयास नहीं है तो आखिर ये क्या है? जेंजी शब्द का प्रयोग और जेंजी को इस तरीके से उकसाना कि, और सोनम वांगचुक का भी ये बयान है यश जी, अगर आपने सुना होगा, एक मिनट में सवाल पूरा कर लेती हूँ। या सोनम वांगचुक ने भी ये कहा था कि नेपाल और श्रीलंका में अगर सरकार बदल सकती है, बात मनवाई जा सकती है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं? तो क्या ये भड़काने की कोशिश नहीं है तो फिर क्या है? सुचित्रा जी, बीजेपी के लोग सरेआम स्टेज पे, माइक पे, पॉडकास्ट में, आपके जैसे मीडिया हाउसेस में हिंदू मुसलमान के भेद की बात करते हैं, उसे कोई भड़काना नहीं कहता। सिर्फ जेंजी लिख देना आपको भड़काना लगता है, तो आपको नहीं लगता इस सरकार की अक्ल और तमाम उनकी काबिलियत पर सवाल है? अरे सर, तो जेंजी शब्द पहली बार नेपाल हिंसा के बाद थोड़ी लॉन्च हुआ था सर। जेंजी शब्द बहुत पहले से चला आ रहा है, जब मेंशन किया जा रहा है तब सवाल उठता है। उसके बाद बोलिए तो समझ में आए सुनने वालों को। सर आप बात ही ऐसी कर रहे हैं ना सर। नहीं तो ये आप कैसे तय कर रही हैं कि मैं कैसी बात कर रहा हूँ? सर तो मेरे डिबेट मेरा है ना सर, तय तो मैं ही करूंगी, और कौन करेगा? फिर आप करवा लीजिए, मैं चला जाता हूं। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है सर, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा सर। अगर आप सवालों के जवाब देने से बचना चाहते हैं, जैसी इच्छा सर आपने, सर आपकी इच्छा सराखों पर, आपकी इच्छा सर सराखों पर, कोई मुझे आपत्ति नहीं है सर। अगर आप सवालों से बचना चाहते हैं, आप डिबेट छोड़ के जा सकते हैं। तो आप बीजेपी से ये बात बोलिए, नरेंद्र मोदी से ये बात सवाल दोनों तरफ से होगा, आप बिल्कुल नहीं, मत आप कहिए। मेरे बीच में बोलती जा रही हैं, आपने बीजेपी वालों के बीच में नहीं बोला। नहीं सर, आप एकदम गलत हैं। आपको जुड़ने में सर टाइम लग गया, आपको जुड़ने में सर समय लगा है। और दूसरी बात सर, डिबेट मेरा है, तय मैं करूंगी कि मुझे कब बोलना है और कब नहीं बोलना। नहीं सर, आप सर्टिफिकेट मत दीजिए कि मैं किसके बीच में बोलूं और किसके बीच में नहीं बोलूं। पूरी तरह प्रमाणित करेंगे। बिल्कुल सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए सर। प्लीज मुझे आप रोकिएगा मत, आपको जो भी बीच में काटना हो वो बाद में काटिएगा। ठीक। जेनजी लिखने से अगर जनता भड़क रही होती तो हर ट्विटर के पेज पे, हर टाइमलाइन पे सैकड़ों बार जेनजी लिखा जाता है। कहीं की भी ट्विटर फीड उठा के देख लीजिए।
मुद्दा यह है कि बीजेपी की सरकार इतनी निकम्मी है कि इनसे कोई भी स्थिति संभाली नहीं जा रही। इनके सत्ता में आने के बाद उत्तर प्रदेश में आग लगी, बिहार में आग लगी, मणिपुर 2.5 साल से जल रहा है, आज लेह में सड़कें सुलग रही हैं, उत्तराखंड में पेपर लीक की चर्चा हो रही है, और ये यहाँ पे बैठ के कोसने में लगे हुए हैं, कभी दूसरी पार्टियों को, कभी देश की पीढ़ियों को, कभी देश के बूढ़े बुजुर्ग एनवायरमेंट में काम करने वालों को। क्या इनके लोग पाकिस्तान नहीं जाते? बिना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल किए इनके लोग जाके चाय पीने बैठ जाते हैं, इनके अडवाणी जी जाके मजारों पे मत्था टेकने चले जाते हैं पाकिस्तान में, तब तो कोई नहीं पूछता। ये सस्ती फिल्मों के कॉमेडियन कॉमा विलन कैरेक्टर की तरह पूरे मोहल्ले में सबकी बुराई करते फिरेंगे। इनसे इनकी जिम्मेदारी पूछिए तो इनके पास कोई जवाब ले लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता मनीष पांडे जी हैं, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सर, सवाल अब ये आ रहा है कि जाकर लोग चाय पीने लगते हैं, अडवाणी साहब गए थे मजार पे मत्था टेकने के लिए, तब कोई सवाल नहीं होता है, लेकिन आज ये सवाल क्यों हो रहा है? बड़े धैर्य से मैं सुन रहा था, मुझे उम्मीद है कि धैर्य से सुनेंगे। अब देखिए क्या है, हमारे किस पार्टी के प्रवक्ता, भाई आसाम को बाय बाय आसाम कहने वाले इन्हीं ऑल इंडिया रेडियो पर उन्होंने कहा था, कहीं दूसरी तीसरी जगह नहीं कहा था। हमारी देश की यशस्वी सेना ने आसाम को बचा कर ले आया। भाई पाकिस्तान भारत के खिलाफ जब डोजियर पेश करता है संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो राहुल गांधी के बयानों को कोट करता है। क्या राहुल गांधी बयान इसीलिए देते हैं कि पाकिस्तान को एक सबूत मिल सके? वो उनके बयान को कोट करके कहीं ना कहीं उसका सहारा लेके जो एकाध सबूत है वह उपलब्ध करा सके। मुझे लगता है यश जी को जरूर, आखिर में क्यों कांग्रेस पांडे जी, आपकी नेटवर्क में कुछ इश्यू आ रहा है, आपकी बात पूरी नहीं पहुंच पा रही, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं और इत्मीनान से हम भी सुन रहे हैं और यश जी भी सुन रहे हैं, लेकिन ये जो सारी चीजें आ रही है, मेरा यही सवाल होगा कि मणिपुर पे अब अभी भी आपसे सवाल का जवाब मांगा जाता है, उस पर कोई जवाब नहीं आता है। कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर एक और मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन लेह को जिस तरीके से जलाने की कोशिश की गई, अगर ये चीजें आगे भी जारी रहती हैं तो किस तरीके से आप कंट्रोल करेंगे? अगर आप एक छोटे से जगह पर इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और अगर बड़ी जगह पर अगर हम कहते हैं इससे इंस्पायर्ड होकर, नेपाल से इंस्पायर्ड होकर देखिए लेह में हुआ, लेह से इंस्पायर्ड होकर भारत के अन्य राज्यों में होगा, वहां पर आप कैसे कंट्रोल करेंगे? महज 3 लाख की तो वहां पर जनसंख्या है। यही लोग थे जो कहते थे, यही लोग कहते थे कि खून की नदियां बह जाएगी अगर आर्टिकल 370 जो है वो हटा तो। कहने वाले थे ना, बड़े बड़े नेता थे। एक पत्थर किसी ने चलाया क्या? एक पत्थर नहीं चले। पूरे देश के अंदर आज हालात बदल गए। आज वो कट्टरपंथी अलगाववादी कहां हैं? नहीं कुर्सी पे। तो आज हर शहरों में जिस प्रकार से सीरियल बम ब्लास्ट होते थे आज से 11 साल पहले, देश के क्या हालात थे और आज देश के हालात क्या है। देखिए, यह ज्ञान कम से कम कांग्रेस के लोग इसलिए ना दें जिन लोगों ने आतंकवादियों से पीएम हाउस में हाथ मिलाया। पांडे जी 11 साल पहले क्या हालात थे, आज क्या हालात है, मुझे मालूम है। मुझे बस एक छोटा सा जवाब दीजिए कि लेह जिसकी जनसंख्या महज 3 लाख है, ऐसी हिंसा होती है, 4 लोगों की मौत होती है, गाड़ियों में आगजनी होती है। भगवान ना करे, कभी हम ये नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर ऐसी हिंसा से इंस्पायर्ड कहीं और पर भी होती है जहां पर जनसंख्या भारत के अन्य राज्यों में बहुत ज्यादा है, वहां पर कंट्रोल आप लोग कैसे करेंगे? क्या व्यवस्था है? किस तरीके से आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो काम करेंगी ताकि ऐसी हिंसाएं जो है वो भारत के अन्य राज्यों तक ना पहुंचे? देखिए, मणिपुर हो चाहे लेह लद्दाख, हमारी सेना, हमारा तंत्र इतना मजबूत है कि वह सारी चीजों को चाहे तो मिनट में उसका समाधान निकाल सकता है। लेकिन ये हैं कौन? ये हमारे देश के नागरिक है ना। इनको किसी ने उकसाया है, किसी ने बरगलाया है, तो हम उसके साथ सख्ती से पेश नहीं आ सकते ना। हम उनको जो अगर किसी ने उनका ब्रेन वॉश किया है तो हम सरकार में है, हमारा यह पहला कर्तव्य बनता है कि हम उनको संभलने का रास्ता दें, हम उनको सुधारने का रास्ता दें। यह हमारी पहली प्राथमिकता है। नहीं तो अगर हम पाकिस्तान को चने चबवा सकते हैं, पाकिस्तान के घर में घुसकर उसकी छाती पर चढ़ के उसको मार सकते हैं, तो मणिपुर और लेह लद्दाख क्या है भाई? ठीक है, लेकिन विषय वह नहीं है। विषय कि जो हमारे अपने हैं, जो हमारे देश के नागरिक हैं, हम उस पर गोली नहीं चला सकते ना।
हम ठीक उनके है, साथ वार्ता का ठीक है। रास्ता अपना यश सकते यश हैं, जी उनकी से सवाल ले समस्याओं लेते के हैं। यश समाधान जी की कुछ दिशा कहना में- भी चाह रहे हैं पांडे जी, उनसे जवाब ले लेते हैं। और यश जी एक अरे वो सवाल क्या मेरा कर भी सकते हैं, कि वो अगर पता है। किसी पर ये आरोप है कि विदेश से फंडिंग आ रही है, सीबीआई जांच कर रही है, तो इसमें दिक्कत आप लोगों को कहां हो रही है? और अपनी बात पूरी कीजिए। सुचित्रा जी, क्या मैंने ये कहा है कि सोनम वांगचुक पर सीबीआई की जांच मत बिठाइए? आपको जो करना हो कीजिए ना आप। सवाल यहां पर यह है कि ये मनीष पांडे अभी बोल रहे हैं कि हम 1 मिनट में कर देंगे। वो 2.5 साल में पूछ लीजिए कितने 1 मिनट होते हैं, नहीं जवाब दे पाएंगे ये। सवाल यह है कि आज लेह लद्दाख में ये स्थिति बनी क्यों? चाहे सोनम वांगचुक के पास कहीं भी पैसा हो, कुछ भी हो, आप क्या बैठ के ताली बजा रहे हैं वहां पे? शर्म नहीं आती आपको? हर जगह आपको सरकार चाहिए, चोरी करके एमएलए खरीद के सब कुछ करके, और किया क्या उसके बाद? तबला। बेवकूफों की तरह बैठे हुए हैं आप लोग वहां पे, तमाशा देख रहे हैं। क्या माना जाए इसको? जान माल का नुकसान हो रहा है, आप बैठ के यहाँ कांग्रेस को कोस रहे हैं। काय के लिए बैठे हो कुर्सी में? एक अपना दरबार लगाओ, नाटक कर, रोज सुबह शाम कोसो कांग्रेस को, और सरकार चलाने दो किसी को जिसको चलाने की इच्छा हो। आपको सिर्फ सर, बैठ तो के आप ही के मलाई नेता खाना तो है और इसका कुछ नहीं विरोध करना। कर रहे हैं। सीबीआई की जांच बैठी तो कह रहे हैं कि अब जो सोशल एक्टिविस्ट है अब उनके खिलाफ जांच हो रही है क्योंकि बीजेपी कुछ कर नहीं पा रही। सर, दो बातें कैसे कर सकते हैं? चिट भी मैं आपकी, कहाँ पट दो भी बातें कर रहा हूँ, आपकी। सुचित्रा खैर जी। ठीक है, समय की थोड़ी कमी है। मनीष पांडे जी आपका भी बहुत धन्यवाद। यश श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लेह में पहले हिंसा भड़कती है और हिंसा भड़कने के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन सोनम वांगचुक के ऊपर लगातार इस बात का आरोप लग रहा है कि विदेशों से फंडिंग लीक जा रही है। और आखिर पाकिस्तान जो वो 6 फरवरी को गए थे, कारण क्या था? किसके इशारे पर भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं? इन तमाम चीजों की जांच लगातार चल रही है। लेकिन इस बीच देखना यह भी होगा सरकार को कि आखिर लेह को किस तरीके से शांत करवाया जाए। फिलहाल के लिए चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।